Hello learners, this is Dr. Mehak, Assistant Professor in Economics, साक्षी मलिक गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स मोखरा। आज हम एग्रीमेंट ऑन सार्क प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट यानी कि साप्टा के बारे में स्टडी करेंगे। साप्टा की स्टडी से पहले हम सार्क के बारे में स्टडी करेंगे। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के राज्य अध्यक्षों ने 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की। सार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना तथा लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना है। इसके लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक उन्नति से संबंधित कार्य करना है। सार्क में 8 सदस्य देश हैं व इसके सभी कार्यों का उद्देश्य इन सदस्य देशों में सहयोग के द्वारा पूरे क्षेत्र में विकास को बढ़ाना है। अफगानिस्तान ने अप्रैल 2007 में सार्क का सदस्यता चुनी थी। सार्क का उद्देश्य यानी कि ओरिजिन ऑफ सार्क एंड डिफरेंट समिट कॉन्फ्रेंसेस ऑफ सार्क। दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग का विचार मई 1980 में शुरू हुआ। अप्रैल 1981 में पहली बार 7 देशों के विदेश सचिवों की कोलंबो यानी कि श्रीलंका में बैठक हुई। दक्षिण एशिया के इन 7 देशों के प्रयास 1985 में सफल हुए जब दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव अब अफगानिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। सार्क के सदस्य देशों का पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश में ढाका में हुआ था। सार्क का सचिवालय काठमांडू, नेपाल में है। सार्क सचिवालय अपने सदस्य देशों की क्रियाओं को समन्वित व निर्देशित करता है। सार्क सचिवालय के अध्यक्ष को सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। इसे सदस्य देशों में 3 वर्ष की अवधि के लिए अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाया जाता है। सार्क सचिवालय तथा सार्क के सदस्य देश 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाते हैं। भारत सार्क के सदस्य देशों में से क्षेत्र के आधार पर तथा जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश है। भारत औद्योगिक व तकनीकी रूप से भी सार्क के सभी देशों में से उन्नत देश है। भारत सार्क के कार्यक्रमों को लागू करने में मुख्य भूमिका निभाता है तथा आगे भी इसका योगदान प्रमुख रहेगा। अब हम बात करेंगे सार्क यानी दक्षेश के शिखर सम्मेलन। प्रथम शिखर सम्मेलन जो कि 1985 में हुआ था। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। इस सम्मेलन में सभी सदस्यों में पारस्परिक सहयोग के लिए अपनी वचनबद्धता पर सहमति प्रकट की। इसी सम्मेलन में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क की स्थापना करने की औपचारिक रूप से घोषणा की गई। सदस्य राज्यों में शासन अध्यक्षों ने आपसी सहयोग, मित्रता और आपसी व्यापार बढ़ाने व शांति व्यवस्था रखने का संकल्प लिया। यह भी आशा प्रकट की गई कि दक्षेश दुनिया के दूसरे विकासशील देशों के सामने आपसी सहयोग का उदाहरण पेश करेगा। उसके बाद दूसरा शिखर सम्मेलन 1986। सार्क के सदस्य शासन अध्यक्षों का दूसरा शिखर सम्मेलन बेंगलोर, भारत में नवंबर 1986 में हुआ। इसमें निर्णय लिया गया कि दक्षेश का सचिवालय काठमांडू, नेपाल में स्थापित किया जाए। इस सम्मेलन में अन्य निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला, दक्षिण क्षेत्र में आतंकवाद को रोकने के लिए पारस्परिक सहयोग में से व्यापक कदम उठाए जाएं। दूसरा, दक्षिणी एशिया प्रसारण कार्यक्रम शुरू किया जाए जिसमें दूरदर्शन तथा रेडियो के कार्यक्रम सम्मिलित किए जाएं। तीसरा, दक्षेश के अंतर्गत डॉक्यूमेंटेशन सेंटर स्थापित किए जाएं। और चौथा, दक्षेश देशों में विद्वानों, साहित्यकारों तथा वैज्ञानिकों का आदान प्रदान किया जाए। दक्षेश का तीसरा शिखर सम्मेलन 1987 में काठमांडू में हुआ। इसमें 3 ऐतिहासिक निर्णय लिए गए।
आतंकवाद को समाप्त करने का समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत सदस्य देशों ने यह वचन दिया कि वे अन्य किसी भी सदस्य देश में चल रही आतंकवादी गतिविधियों को न उकसाएंगे, न ही सहायता देंगे। दक्षिणी एशिया खाद्य सुरक्षा भंडार की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत सदस्य देशों में वैज्ञानिक ढंग से अनाज सुरक्षित रखने का निश्चय किया गया और कमी वाले देश को अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था स्वीकार की गई। तीसरा निर्णय सार्क क्षेत्र के पर्यावरण की रक्षा के उपाय करने के लिए पर्यावरण संबंधी अध्ययन करना है। अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि पर्यावरण को पहुंच रही क्षति का इस क्षेत्र के विकास पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है या पड़ सकता है। सार्क का चौथा शिखर सम्मेलन 1988 इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुआ। इसमें आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई तथा शिक्षा, आवास व खाद्यान्नों की पूर्ति के आपसी प्रयत्नों पर जोर दिया गया। इसकी सदस्यता क्षेत्र के दूसरे देशों के लिए खुला रखने की बात पर भी सहमति हुई। सदस्य देशों में के सांसदों सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को बिना सीमा व प्रतिबंध के एक दूसरे देश में आने जाने की सुविधा दिए जाने पर निर्णय लिया गया। सार्क का पांचवा शिखर सम्मेलन 1990 में माली में नवंबर 1990 में दक्षिण देशों के राज्यों व सरकार अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। एक और विश्व में तनाव व युद्ध की आशंकाओं के बादलों से घिरे वातावरण और में चारों ओर भय, विनाश, भूखमरी तथा शास्त्रों के अधिकाधिक विनाशकारी स्वरूप था तथा दूसरी ओर भारत तथा पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के वातावरण में दोनों देशों में नई सरकारों का गठन हुआ था जो तनाव बढ़ाने वाले कारकों को दूर करके संबंधी को घनिष्ठ बनाने के लिए प्रयत्नशील दिखाई दिए। माली शिखर सम्मेलन में यह विशेषता रही कि सदस्य देशों के प्रमुख राजनीतिज्ञों में न केवल सामूहिक रूप से दक्षिण एशिया की समस्याओं तथा विश्व की उन समस्याओं पर विचार किया जो इस क्षेत्र के लोगों को प्रभावित कर रही है, बल्कि इन्होंने पारस्परिक हित की समस्याओं पर आमने सामने बैठकर विचार किया, तनाव बढ़ाने वाली परिस्थितियों को नष्ट करने तथा पारस्परिक हित व सहयोग के लिए परिस्थितियों के निर्माण के लिए चिंतन किया। आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में और अधिक सहयोग के लिए और अधिक कदम बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिससे इस क्षेत्र को समृद्ध बनाया जा सके। राजनीतिक क्षेत्र में सदस्य देश इस बात पर सहमत थे कि आपसी समस्याओं को शांतिपूर्ण उपायों से पारस्परिक वार्ता के माध्यम से सुलझाया जाए। 21 दिसंबर 1991 को दक्षेश का छठा शिखर सम्मेलन कोलंबो में हुआ। दक्षेश के सातों देश क्षेत्र में व्यापार को उदार बनाने पर सहमत हो गए। सातों सदस्य देशों ने निशस्त्रीकरण की सामान्य प्रवृत्तियों का स्वागत किया। इसके साथ ही घोषणा पत्र में मानव अधिकारों की रक्षा की बात पर बल दिया गया। कोलंबो घोषणा में एशिया समेत दुनिया के विभिन्न भागों में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई लोकप्रिय सरकारों की स्थापना की प्रवृत्ति का स्वागत किया गया। प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया गया। क्षेत्र में बढ़ते आतंकवाद पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। सार्क का सातवां शिखर सम्मेलन 1993। सार्क का सातवां शिखर सम्मेलन 10 अप्रैल 1993 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में संपन्न हुई। इससे पूर्व यह सम्मेलन 2 बार स्थगित किया गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया ने सार्क का अध्यक्ष चुने जाने के बाद कार्यवाही का संचालन किया। सार्क के सातों सदस्य देशों के शासन अध्यक्षों ने समारोह को संबोधित किया। सार्क राष्ट्रों के सातों नेताओं ने दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग के नए युग का आह्वान किया। इन नेताओं ने सातों राष्ट्रों के बीच एक महाबाजार का निर्माण करने व दक्षिण एशिया के स्वतंत्र व्यक्तित्व पर बल दिया। शिखर सम्मेलनों में सार्क नेताओं ने विश्व अर्थव्यवस्था में असमानता पर चिंता व्यक्त की है और उत्तर दक्षिण के बीच वार्ता पर बल दिया है। उन्होंने मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतर्व्यवस्था
अर्थव्यवस्था में विकसित देशों को समानता के आधार पर भाग लेना चाहिए। शिखर सम्मेलनों की एक अन्य उपलब्धि आतंकवाद को रोकना व समाप्त करने के लिए समान कदम उठाने पर सहमत होना था, क्योंकि आतंकवाद ने इस क्षेत्र के सभी देशों को संकटग्रस्त बनाया हुआ था। आठवां शिखर सम्मेलन 1995। सार्क का आठवां शिखर सम्मेलन अप्रैल 1995 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ। इसमें दिसंबर 1995 तक सार्क राष्ट्रों का महाबाजार स्थापित करने पर सहमति हुई। क्षेत्रीय सहयोग की दृष्टि से यह उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। दक्षेश देशों के नेताओं ने क्षेत्रीय सहयोग की भावना के विकास पर संतोष व्यक्त किया और इसे अधिक घनिष्ठ बनाने पर बल दिया। यह भी निर्णय हुआ कि दक्षेश अपने राज्य इस प्रकार बनाए कि इस क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। इस व्यवस्था से दक्षेश देशों की जनता इन कार्यक्रमों को पूरा करने में भागीदार बन सकेगी तथा इस क्षेत्र की शांति, मित्रता व सहयोग की स्थापना में अपना योगदान कर पाएगी। नौवां शिखर सम्मेलन 1997। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मालदीव्स में 12 मई 1997 को नौवां शिखर सम्मेलन हुआ। दक्षेश के नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि क्षेत्र को वर्ष 2001 तक फ्री ट्रेड एरिया बनाने के लिए व्यापार संबंधी सभी अवरोधों और स्ट्रक्चरल बाधाओं को दूर किया जाए। दक्षेश के 7 सदस्य देशों के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने का निर्णय किया गया। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मालदीव के नागर विमान अधिकारी इस अमल में लाने के लिए विचार विमर्श करेंगे। आतंकवाद व नशीली दवाओं की तस्करी रोकने की प्रतिबद्धता जाहिर की और इसमें संबंधी दक्षेश समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक कानून बनाने की आवश्यकता पर बल दिया और इसे प्रभावी ढंग से काम करने के लिए सूचनाओं के नियमित आदान प्रदान की आवश्यकता पर बल दिया। सदस्य देशों की विशिष्ट व्यक्तियों का एक 15 सदस्यीय समूह गठित करने पर सहमति हुई, जो क्षेत्र के सामूहिक भविष्य और कार्रवाई योजना के ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। 10वां शिखर सम्मेलन 1998। सार्क नेशंस सम्मेलन में विश्व के अंदर पूर्ण निशस्त्रीकरण का संकल्प फिर से दोहराया गया और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सन 2001 तक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा का सन 2002 तक दक्षिण एशिया से गरीबी उन्मूलन का निश्चय किया गया। 11वां शिखर सम्मेलन 2002। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे गतिरोध की वजह से दक्षेश का 11वां शिखर सम्मेलन अपने निश्चित समय पर न होकर जनवरी 2002 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया जा सका। 11वें शिखर सम्मेलन में दक्षेश के राष्ट्राध्यक्षों ने जो निर्णय लिए वे इस प्रकार हैं। आतंकवाद को किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता और कोई भी देश अपनी भूमि से आतंकवाद को किसी तरह का समर्थन, बढ़ावा या मदद नहीं देगा। सभी देश आतंकवाद को मिलने वाली वित्तीय सहायता बंद करेंगे। आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में दक्षेश के शासन अध्यक्षों ने 2002 के अंत तक दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए दक्षेश संबंधी विदेश मंत्रियों को इस वर्ष के खत्म होने तक एक समझौते का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दी। दक्षेश देशों ने इस क्षेत्र में 2015 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निश्चय किया। दक्षेश शिखर सम्मेलन में गरीबी उन्मूलन, विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना भी तय किया गया। दक्षेश के इस 11वें शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर जारी काठमांडू घोषणा काफी सख्त शब्दों में आतंकवाद का विरोध भारत और उसकी विदेश नीति को मिली एक महत्वपूर्ण सफलता है। 12वां शिखर सम्मेलन 2004। 12वां शिखर सम्मेलन भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव के कारण वर्ष 2003 में न होकर जनवरी 2004 इस्लामाबाद, पाकिस्तान में संपन्न हुआ। सम्मेलन की 43 सूत्री घोषणा में दक्षिण एशिया को शांति और स्थिरता वाले क्षेत्र के रूप में देखा गया।
इस घोषणा में मुख्य रूप से दक्षेश देशों में शांति स्थापित करने तथा पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही दक्षेश देशों के मध्य किसी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रस्ताव रखा गया। दक्षेश के सदस्य देशों ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा आशा व्यक्त की कि इस समझौते से दक्षेश क्षेत्र का विकास संभव हो सकेगा। इसमें इस बात पर भी चर्चा की गई कि भारत और पाकिस्तान जैसे बड़े देश छोटे देशों की आर्थिक आवश्यकताओं की ध्यान रखेंगे। साथ ही विकास को बढ़ावा देने के लिए दक्षेश देश विश्व व्यापार संगठन में संगठित होकर अपनी समस्याओं को रखने तथा उनका निराकरण कराएंगे। इस सम्मेलन में दक्षेश देशों के अंदर व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी तथा विभिन्न बीमारियों को समाप्त करने पर बल दिया गया। इन समस्याओं से निपटने के लिए एक मुद्रा कोष की स्थापना का भी प्रस्ताव किया गया। भारत ने इस कोष के लिए अनुदान देने की घोषणा की। दक्षेश देशों ने 2004 को दक्षेश जागरूकता वर्ष तथा 2005 को दक्षेश एशिया पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 13वां शिखर सम्मेलन 2005। दक्षेश का 13वां शिखर सम्मेलन ढाका, बांग्लादेश में 2 नवंबर 2005 को संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में सभी 7 देशीय सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। उद्घाटन स्तर को संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष का जोरदार ढंग से आह्वान किया। साथ ही क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के विकास, गरीबी उन्मूलन व ऊर्जा सुरक्षा के लिए ठोस उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। दक्षेश देशों के बीच दैनिक हवाई संपर्क, आपदा प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर सुनियोजित तंत्र विकसित करने, दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय व क्षेत्रीय खाद्य बैंक की स्थापना के लिए प्रस्ताव इसमें शामिल हैं। शिखर सम्मेलन में 3 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। इस समझौते में दोहरे कर आरोपण से बचाव, वीजा नियमों में उदारता तथा दक्षेश आर्बिट्रेशन काउंसिल के गठन से संबंधित है। इस शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को संगठन का सदस्य बनाने तथा चीन व जापान को पर्यवेक्षक या डायलॉग पार्टनर का दर्जा देने के लिए सभी राष्ट्र देशों ने सहमति व्यक्त की। इस सम्मेलन में प्रथम दक्षेश पुरस्कार 2004 बांग्लादेश के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान को प्रदान किया गया। 14वां शिखर सम्मेलन 2007। अप्रैल 2007 को नई दिल्ली, भारत में दक्षेश का 14वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान को दक्षेश का 8वां सदस्य बना लिया गया। सम्मेलन में दक्षेश के सभी 8 सदस्यों के राष्ट्र प्रमुख उपस्थित थे। इस सम्मेलन में अमेरिका, जापान, चाइना, दक्षिण कोरिया और यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि डायलॉग पार्टनर के रूप में शामिल हुए। दक्षेश के शिखर सम्मेलन में 8 पृष्ठों का घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसमें गरीबी, आतंकवाद व संगठित अपराधों को क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति के लिए खतरा मानते हुए संकल्प लिया गया कि दक्षेश को घोषणा पत्र के दायरे से निकालकर क्रियान्वयन के चरणों में लाया जाएगा। सम्मेलन में वर्ष 2008 को अच्छे शासन, गुड गवर्नेंस के वर्ष के रूप में मनाने का फैसला दक्षेश राष्ट्रों ने किया। 15वां शिखर सम्मेलन 2008। सार्क के 15वें शिखर सम्मेलन की बैठक अगस्त 2008 में कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित की गई और कोलंबो घोषणा के अधिग्रहण और खाद्य सुरक्षा पर फैसले के साथ समाप्त हुई। हमारे लोगों के विकास के लिए भागीदारी शीर्षक के तहत घोषणा में प्रदेशों और सरकार के प्रमुखों ने जलवायु परिवर्तन का सामना करने, विशेष तौर पर क्षमता निर्माण, साफ सुथरे विकास मैकेनिज्म, परियोजनाओं और जागरूकता को बढ़ाने में क्षेत्रीय सहयोग में वृद्धि की आवश्यकता को दोहराया। ऑस्ट्रेलिया को 15वें शिखर सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। खाद्य सुरक्षा कोलंबो घोषणा में देश और सरकार ने प्रमुखों ने देश में खाद्य सुरक्षा के अपने संकल्प को
निश्चयपूर्वक कहा। उन्होंने खाद्य उपलब्धता और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अधिक सहयोग को धीरे धीरे बढ़ाने की स्वीकृति भी दी। 16वां शिखर सम्मेलन 2010। 16वां शिखर सम्मेलन थिम्पू, भूटान में अप्रैल 2010 में आयोजित किया गया। भूटान ने सार्क सम्मेलन की पहली बार मेजबानी की। यह बांग्लादेश में 1985 में बनने वाले सार्क का राज्य जयंती समारोह था। हरित और खुशहाल दक्षिण एशिया की ओर विषय के साथ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का केंद्रीय मुद्दा था। जलवायु परिवर्तन से संबंधित थिम्पू सम्मेलन किया गया था। 70वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2011 को मालदीव की आब्दू सिटी में आयोजित किया गया। इस बैठक में सदस्य देश मंत्रियों ने निम्नलिखित 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए। पहला, प्राकृतिक आपदाओं के लिए शीघ्र कार्यवाही सार्क समझौता। दूसरा, स्थायी निर्धारण की पहचान पर बहुआयामी समझौते पर सार्क समझौता। तीसरा, क्षेत्रीय मानकों के क्रियान्वयन पर सार्क समझौता और सार्क बीज बैंक समझौता। इसके साथ ही 70वें सार्क सम्मेलन में आदू घोषणा को भी स्वीकृत किया गया। 18वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2014 को काठमांडू में नेपाल ने सार्क के 18वें सम्मेलन की मेजबानी की। सदस्य देशों ने माना कि उनके अस्तित्व के 30 वर्षों बाद सार्क के क्षेत्रीय सहयोग को पुनः बल प्रदान करने का समय है और दक्षिण एशिया के लोगों की विकासात्मक आशाएं पूरी करने के लिए सार्क को एक प्रभावी यंत्र के रूप में पुनर्जीवन प्रदान करना है। आपसी विश्वास, समझदारी, मित्रता, सहयोग और भागीदारी को प्रोत्साहित करके शांति और समृद्धि के लिए क्षेत्रीय एकता को गहरा करने के लिए निश्चय करना, ऐसा 18वां सार्क सम्मेलन घोषित किया गया। नेताओं ने मुक्त व्यापार क्षेत्र, कस्टम यूनियन, समान बाजार और समान आर्थिक और मौद्रिक यूनियन द्वारा एक चरणबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन प्राप्त करने के समझौते को नवीकृत किया। 11 अप्रैल 1993 को ढाका में सार्क के 7 सदस्य देशों ने एक मत से प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एरिया की परिकल्पना करते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे एग्रीमेंट ऑन सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। सभी सदस्य देशों द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने के बाद सार्क की स्थापना की 10वीं सालगिरह 7 दिसंबर 1995 को साप्टा समझौता लागू हो गया। The idea of liberalizing trade among SAARC countries was first mooted by Sri Lanka at the 6th summit of the South Asian Association for Regional Cooperation held in Colombo in December 1991. It was agreed that SAPTA is a stepping stone to higher levels of trade liberalization and economic cooperation among the SAARC member countries. Now we study the objectives of SAPTA. साप्टा के मुख्य उद्देश्यों में अंतर्क्षेत्रीय व्यापार के स्तर और सार्क देशों में आर्थिक सहयोग को प्रशुल्क तथा अन्य रियायतें देकर बढ़ाना शामिल है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ साप्टा। इस व्यवस्था में मूल नियम साप्टा एग्रीमेंट के आर्टिकल 3 में दिए गए हैं। इस आर्टिकल के अनुसार सार्क के सभी सदस्य पारस्परिकता और आदान प्रदान के आधार पर लाभ समान रूप से प्राप्त करेंगे। इस संबंध में सभी देशों ने अपने अपने आर्थिक और औद्योगिक विकास के स्तर, उनके विदेशी व्यापार के ढंग, प्रशुल्क और व्यापार नीतियों तथा प्रणाली को ध्यान में रखा जाएगा। साप्टा से संबंधित वार्ता एक एक कदम से आगे बढ़ाई जाएगी। इसमें सुधार किया जाएगा और इसका धीरे धीरे बाद के चरणों में विस्तार किया जाएगा। सबसे कम विकसित देशों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा और उनके अनुसार उन देशों के साथ प्रेफरेंशियल बर्ताव किया जाएगा। स्कोप ऑफ साप्टा। सदस्य देश सभी उत्पादों, कच्चे माल, सेमी प्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड
और विनिर्मित वस्तुओं पर एक दूसरे को रियायतें देंगे। प्रशुल्क, प्रशुल्क अतिरिक्त और अन्य प्रत्यक्ष व्यापार उपायों से संबंधित अधिमानी व्यवस्थाओं से व्यापार का उदारीकरण किया जाएगा। अधिमानी शर्तों पर व्यापार के उदारीकरण के लिए विभिन्न प्रकार के व्यापार वार्ताएं उत्पाद दर उत्पाद आधार पर संपूर्ण प्रशुल्क कटौतियों, अधिमानों के विक्षेत्रीय आधार और प्रत्यक्ष व्यापार उपायों के संबंध में की जाएगी। अब हम साप्टा की फीचर्स यानी विशेषता का अध्ययन करेंगे। साप्टा की पहली विशेषता, स्पेशल प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट्स। सार्क के 5 सदस्य देश, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और अफगानिस्तान सबसे कम विकसित देशों की श्रेणी में शामिल है। साप्टा अन्य प्रावधानों के अतिरिक्त संस्था के सबसे कम विकसित देशों के लिए कुछ विशेष अधिमानी बर्ताव का विश्वास दिलाता है। इनमें ये बातें सम्मिलित की गई हैं, जैसे कि उनकी निर्यात क्षमता का विस्तार करने के लिए उनकी तकनीकी सहायता, सहकारी वित्त व्यवस्था से जुड़ी औद्योगिक और कृषि परियोजनाओं की स्थापना और वापस खरीद व्यवस्था के द्वारा सहायता करना, उनकी अंतरक्षेत्रीय मांग को पूरा करने के लिए सहकारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत सबसे कम विकसित देशों के विनिर्माण तथा अन्य सुविधाओं को स्थापित करना, उनके निर्यात प्रोत्साहन नीतियों को तैयार करने, व्यापार क्षेत्र के ट्रेनिंग सुविधाएं पैदा करने, निर्यात साख बीमा, बाजार सूचना की उपलब्धि आदि से निर्यात विपणन को सहारा देकर सहायता करना, गैर प्रशुल्क और अतिरिक्त प्रशुल्क को दूर करने, प्रशुल्क मुक्त पहुंच दिलाने, निर्यात उत्पादों पर विशिष्ट प्रशुल्क अधिमान अथवा अधिक गहन प्रशुल्क अधिमान दिलाकर सहायता करना, निरंतर बनाए रखने योग्य निर्यातों के उचित स्तरों को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन करारों के बारे में बातचीत करके सहायता करना, सबसे कम विकसित देशों के द्वारा सुरक्षा उपायों के प्रयोग में निर्यात के विशेष तत्व को ध्यान में रखकर सहायता करना, और सबसे कम विकसित देशों द्वारा संकटपूर्ण परिस्थितियों में लागू किए गए और बनाए रखे गए व्यापार प्रतिबंधों के प्रति अधिक लोचपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर उनकी सहायता करना। साप्टा की दूसरी विशेषता है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड सेफगार्ड्स। यह व्यवस्था प्रत्येक सदस्य देश को, जिसे भुगतान शेष की कठिनाइयों समेत गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना हो, इस बात की आज्ञा देती है कि आयात की जा रही वस्तुओं पर रियायतों को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया जाए। इस संबंध में साप्टा सदस्य देशों को कुछ सुरक्षा उपायों को अपनाने की आज्ञा देता है, जैसे यदि एक उत्पाद जिसे अन्य सदस्य देश से इस ढंग से और इतनी मात्रा में रियायती शर्तों पर आयात किया गया है, आयात करने वाले देश को गंभीर चोट पहुंचाता है, तो आयातक देश उस रियायत को अस्थायी तौर पर निलंबित कर सकता है। दूसरा, एक सदस्य देश को भुगतान शेष संबंधित सुरक्षा उपायों का प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए साप्टा समझौता सूचना, सलाह और झगड़ा निपटारे के प्रावधानों को निर्धारित करता है। साप्टा की तीसरी विशेषता है अनकंडीशनल एक्सटेंशन ऑफ नेगोशिएटेड कंसेशंस। सबसे कम विकसित देशों को दी गई रियायतों को छोड़कर साप्टा के अंतर्गत स्वीकार की गई बाकी सभी रियायतों को सभी सदस्य देशों को बिना शर्त दिया जाएगा। साप्टा की चौथी विशेषता है कमेटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स। साप्टा ने भाग लेने वालों की समिति का प्रावधान किया है, जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति एक सुनिश्चित करती है कि साप्टा समझौते से मिलने वाले व्यापार के विस्तार से लाभ सभी सदस्य देशों को न्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त हो। समिति की बैठक इस समझौते की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए साल में एक बार होती है।
साप्टा की 5वीं विशेषता, नॉन एप्लीकेशन ऑफ एग्रीमेंट। यदि एक देश द्वारा किसी अन्य सदस्य देश या तीसरे देशों को अधिमान दिया जा चुके हैं अथवा ये दिए जाने हैं तो इस समझौते के प्रावधान सदस्य देशों पर लागू नहीं होंगे। छठी विशेषता, मॉडिफिकेशन और विड्रॉल ऑफ कंसेशंस। एक सदस्य देश जिसने रियायतें दे रखी हैं 3 साल के समय के बाद कमेटी ऑन इकोनॉमिक कॉपरेशन को रियायतों का संशोधन करने अथवा उन्हें हटाने के बारे में सूचित कर सकता है। इसके लिए वह देश अन्य संबंधित देश से सलाह और वार्ता करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो उपयुक्त हानि पूर्ति के लिए बातचीत करेगा। यदि 6 मास के समय में समझौता हो जाता है तो संबंधित सदस्य देश को सीईसी रियायतों में संशोधन करने अथवा हटाने के लिए कह सकता है, परंतु यदि एक देश साप्टा को छोड़ रहा है तो अन्य सदस्य देश उसे दी गई रियायतों को हटाने के लिए स्वतंत्र हैं। 7वीं विशेषता, विड्रॉल फ्रॉम साप्टा। सार्क का एक सदस्य देश सार्क के सचिवालय को 6 मास की पूर्व सूचना देकर और अन्य सदस्य देशों को सूचित करके साप्टा से बाहर निकल सकता है। अंत में हम निष्कर्ष पर आते हैं कि सार्क का मुख्य उद्देश्य साफ्टा का निर्माण करना है। साफ्टा यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। साफ्टा को उत्पन्न करने के लिए सभी सदस्य देशों ने साल 2005 के अंत में भिन्न भिन्न चरणों में सभी व्यापार प्रतिबंधों को समाप्त कर देना था। सार्क देशों के जनवरी 2004 में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुए 12वें शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सका। सदस्य देशों ने 1 जनवरी 2006 से लागू होने वाले दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा के निर्माण के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किए। साफ्टा समझौते की पुष्टिकरण के बाद 1 जुलाई 2006 को क्रियान्वित हो सका। इस समझौते द्वारा यह निश्चित किया गया कि 2016 तक सदस्य देशों में सभी व्यापार प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। प्रशुल्कों की समिति और समाप्ति के लिए 1 जनवरी 2000 को लागू सीमा प्रशुल्क की दर को आधार माना जाएगा। भारत ने अधिकतम उत्पाद जो उच्चतम प्रशुल्क के अंतर्गत आते थे उन पर 5% बिंदु प्रति वर्ष की औसत प्रशुल्क में कमी लागू किया। सदस्य देश ऋणात्मक और संवेदनशील सूचियों के बारे में अधिसूचना जारी करने के लिए राजी हुए। इनमें ऐसे उत्पाद शामिल थे जिन पर प्रशुल्क छूट लागू नहीं थी। देशों के द्वारा घोषित ऋणात्मक सूचियों में नेपाल की सूची में 1310 मदें, बांग्लादेश सूची में 1254 मदें, पाकिस्तान की सूची में 1183 मदें, श्रीलंका की सूची में 1065 मदें, भारत की सूची में 884 मदें और मालदीव की सूची में 671 मदें और भूटान की सूची में 157 मदें शामिल की गई थी। भारत के द्वारा तैयार की गई संवेदनशील सूची में कृषि उत्पाद, कपड़ा, रसायन, चमड़ा और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए आरक्षित उत्पाद शामिल किए गए थे। बांग्लादेश जैसे सबसे कम विकसित देशों को रियायती शर्तों पर इनमें से कुछ मदों को निर्यात करने की आज्ञा दी गई थी। साफ्टा समझौते के अंतर्गत सदस्य देश एक दूसरे को परम मित्र राष्ट्र, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देंगे। साफ्टा ने प्रशुल्क में कटौती के कारण कम विकसित देशों को आयात शुल्क में होने वाली हानि के कारण हानि पूर्ति करने का प्रावधान किया है। इससे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव को लाभ पहुंचेगा। हानि पूर्ति की अधिक से अधिक सीमा को 2000 में द्विपक्षीय व्यापार द्वारा गैर संवेदनशील मदों से प्राप्त सीमा शुल्कों को आधार मानकर पहले और दूसरे वर्ष में 1%, तीसरे वर्ष में 5% और चौथे वर्ष में 3% की रियायत
दी जाएगी। यदि साफ्टा को उसी प्रकार लागू किया जाता है जैसे कि इसके बारे में विचार किया गया था, तो इस संगठन के सदस्य देशों में व्यापार, उनकी क्षतिपूर्ति को बढ़ाया जा सकता है और उनकी क्षमता को बढ़ाने में सहायक होगा। वीडियो के अंत में साप्टा पर बेस्ड कुछ दिए गए मल्टीपल क्वेश्चंस आप अपने लेवल पर सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।